सुप्रभात छात्रों, DPS फोरगार्ड का यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जो हमारे NCERT जो सिलेबस के अंतर्गत जो सिलेबस चेंज किया गया, यानी हमारे RBC बोर्ड के अंतर्गत जो NCERT जो सिलेबस इंक्लूड किया गया है, उसी पाठ्यक्रम को हम आज आपके सामने वीडियो के माध्यम से हमारा जो फर्स्ट जो अध्याय है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, उसके बारे में आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत है क्या, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत अति आवश्यक क्यों है तथा ये समाज के लिए क्यों कारगर है, इसमें सरकार किस प्रकार के कार्य करती है, इन सब के बारे में आज हम इस अध्याय के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, जिसके अंतर्गत हम इसका सबसे पहले इसका हम परिचय पढ़ेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत है क्या, इसके अंतर्गत हम किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं या किन किन बिंदुओं का अध्ययन करते हैं और किन प्रश्नों का इसमें खासतौर से विश्लेषण किया गया है, इन सब के बारे में हम आज अध्ययन कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत कुछ खास प्रश्नों का विश्लेषण करता है और ये जो खास प्रश्न हैं वो ऐसे कौन कौन से हैं। तो पहला है जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, यानी राजनीतिक सिद्धांत में हम देखते हैं कि समाज किस प्रकार से संगठित हो सकता है और समाज संगठित होकर किस प्रकार से कार्य करता है। तो इन सब का जो विश्लेषण किया गया वो किसके अंतर्गत किया गया, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत। फिर देखते हैं हमें सरकार की जरूरत क्यों है, हमें सरकार की जरूरत क्यों है, यानी सरकार हमारे लिए इतनी लाभदायक क्यों है, सरकार हमें सरकार का गठन क्यों करना चाहिए, सरकार हमारे लिए ऐसे कौन से कार्य करेगी, इन सब का विश्लेषण भी हम एक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत ही करते हैं कि सरकार हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, कैसे है, क्यों है, उनके बारे में। फिर सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, यानी सरकार का जो सर्वश्रेष्ठ जो रूप होता है वो कौन सा है, यानी सरकार समाज के लिए क्या कार्य कर रही है, सरकार लोगों के जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को कैसे पूरा करती है, सरकार लोगों के लिए जैसे कौन कौन सी योजनाएं क्रियान्वित करती हैं, इन सभी योजनाओं जैसे प्रश्नों का जो विश्लेषण है वो भी हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर अगला है क्या कानून हमारी आजादी को सीमित करता है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जो सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप है जिसके अंतर्गत कानून भी आता है, यानी जो कानून जो बनाए जाते हैं वो भी किसके द्वारा बनाए गए, हमारी सरकार के द्वारा ही बनाई जाती है। सरकार को कानूनों का पालन करवाती है और वो किस प्रकार से करवाती है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है, यानी हम लोगों की आज़ादी है वो कहाँ तक सीमित है, हम कहाँ तक स्वतंत्र रह सकते हैं, तो इन सब के आज़ादी को के बारे में जो अध्ययन किया गया वो भी किसके अंतर्गत किया गया, हमारे इस राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत। फिर देखते हैं कि नागरिकों के प्रति या फिर हम बात करें नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी होती है, यानी एक नागरिक होने के नाते हमारी एक दूसरे के प्रति या दूसरे लोगों के प्रति हमारी क्या भावनाएं होती हैं, हमारी क्या देनदारी होती हैं, हम लोगों के विश्वास के लिए कैसे कौन कौन से कार्य करते हैं, इन सब का अध्ययन है वो भी किसके अंतर्गत किया गया, इसी राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किया गया। अतः राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है, यानी इस तरह की जो भी प्रश्न है समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की जरूरत क्यों है, ठीक है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप ऐसा कौन सा होना चाहिए, या फिर कानून हमारी आजादी को कहाँ तक सीमित कर सकता है, ठीक है, राज्य सत्ता को अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होनी चाहिए, राज्य सत्ता का मतलब है तो सरकार, क्या राज्य सत्ता के अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होनी चाहिए और नागरिकों का एक दूसरे के प्रति क्या देनदारी होनी चाहिए, इन सभी तरह के जो प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों की जो पड़ताल है वो किसके द्वारा की जाती है, राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा। अगर राजनीतिक जीवन को अनुप्रमाणित करने वाले हमारे
राजनीतिक जीवन को अनुप्रमाणित करने वाले जो प्रमुख बिंदु हैं वो ऐसे कौन कौन से? जैसे पहला है हमारे स्वतंत्रता की, व्यक्ति कहाँ तक स्वतंत्र है, लोगों को कहाँ तक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लोगों को कहाँ तक समानता प्रदान की गई है और लोग कहाँ तक लोगों को न्याय प्राप्त होता है। जैसे कि हमारे देखते हैं कि स्वतंत्रता के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में स्वतंत्रता के बारे में व्यतीत किया था कि स्वतंत्रता क्या है, कैसे सकारात्मक स्वतंत्रता होनी चाहिए, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता पर किस प्रकार के प्रतिबंध होने चाहिए, तो इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। तो ये जो पिछले वीडियो में हमने देखा था, तो इन सभी प्रश्नों का जो विश्लेषण है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? इसी राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। तो राजनीतिक जीवन को अनुप्रमाणित करने वाले जो प्रमुख बिंदु हमारे स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनके विचार करते हैं। हम यहाँ पर स्वतंत्रता के बारे में भी पढ़ेंगे, समानता के बारे में। वैसे हमने राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय जब हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने तीन हमारे वीडियो हो चुके हैं, जिसमें हमने स्वतंत्रता के 2 वीडियो देख लिए और एक हमारा पहले समानता वाला वीडियो हो चुका है। जबकि और अब आगे जो हम वीडियो करेंगे वो वीडियो होगा हमारा सामाजिक न्याय से संबंधित। तो पहले हम देखते हैं कि हमने स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा था, समानता के बारे में पढ़ा था कि समानता है क्या, लोगों को किस प्रकार के अधिकार प्राप्त होने चाहिए, लोग किस प्रकार के लोगों के साथ में सरकार किस प्रकार बर्ताव करें, लोग एक दूसरे के प्रति किस प्रकार से बर्ताव करें, इन सब के बारे में हम यहाँ वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम देखते हैं तो राजनीतिक सिद्धांत में ऐसे जो बिंदु है हमारे, ऐसे जो यानी हमारे जीवन को जो अनुप्रमाणित किया जाता है, यानी हमारे जीवन को अनुप्रमाणित या हमारे जीवन को प्रमाणित करने वाले जो प्रमुख जो बिंदु रहे हैं वो है जैसे स्वतंत्रता, समानता और न्याय। इन सभी जैसे मूल्यों के बारे में एक तरह से ये सुव्यवस्थित विचार प्रकट करता है, कौन करता है? राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ तक हम समझ आ गए। अब आगे हम देखते हैं कि यह इनके और अन्य संबंध अवधारणाओं के अर्थ और महत्व की भी व्याख्या करता है। इसके साथ साथ में यानी राजनीतिक सिद्धांत ऐसे कौन कौन सी बिंदुओं के बारे में अध्ययन करता है, तो हमने पिछले देखा कि हमने स्वतंत्रता पढ़ ली, समानता पढ़ ली, इसके साथ साथ हमने सामाजिक न्याय के बारे में, तो इन सभी मूल्यों के बारे में व्यवस्थित रूप से विचार तो राजनीतिक सिद्धांत में किया जाता है। इसके अलावा अन्य और भी ऐसी बहुत सी अवधारणाएं हैं जिनका भी उल्लेख राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। जैसे हम सरकारों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कानून कैसे बनाए जाते हैं कानूनों के बारे में पढ़ेंगे, संविधान क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ में सामाजिक न्याय हो गया, इसके बाद में हमारे धर्मनिरपेक्षता क्या है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम शांति कैसे कायम की जा सकती है, विकास कैसे किया जा सकता है, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। लोगों के पास ऐसी नागरिक यानी नागरिकता वाला जो चैप्टर हमारा उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि नागरिकता क्या है, लोगों को ऐसे कौन कौन से अधिकार लोगों को प्राप्त है। तो इन सब अवधारणाओं का अर्थ और महत्व है, इन सब की व्याख्या भी किसके अंतर्गत की जाती है? राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत ही की जाती है। तो देखिए इनके अलावा और कौन कौन सी, जैसे इसके साथ साथ में विद्यालय है, हमारे पास ट्रेन, दुकान या जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, इन सब जैसी दैनिक जीवन से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं, इनमें स्वतंत्रता या समानता के विस्तार की जो वास्तविकता है उसकी भी ये क्या करता है? परख करता है। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय में भी क्या स्वतंत्रता प्रदान की गई, हमें विद्यालय में क्या समानता प्रदान की गई है, बस के अंतर्गत हमें क्या स्वतंत्रता दी जाती है, क्या समानता दी जाती है, ट्रेन के अंतर्गत, दुकान के अंतर्गत, और जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं, इन सब में हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सब में हमारी जो वास्तविकता की जो परख की जाती है, किसके बारे में? स्वतंत्रता और समानता को लेकर जो भी वास्तविकता की परख की जाती है, वो सब का उल्लेख हमारे इस राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है। आगे हम बात करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का जो उद्देश्य है, राजनीतिक सिद्धांत का जो उद्देश्य है वो नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही एक तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देता है। इसको आप अच्छी तरीके से मान लें कि राजनीतिक सिद्धांत का जो मूल उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, वो क्या है? तो नागरिकों का राजनीतिक प्रश्नों के बारे में जो तर्क संगत ढंग से सोचने, यानी राजनीतिक सिद्धांत है या राजनीतिक सिद्धांत जो हम पढ़ रहे हैं उसका जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि राजनीति के प्रति हमारे जो भी तर्क संगत जो
हमारी सोचने की जो क्षमता है उसका सामयिक राजनीतिक जो भी हमारी घटनाएं हैं उन सब घटनाओं का सही तरीके से उनको आंकने का एक प्रशिक्षण प्रदान करता है कौन? राजनीतिक सिद्धांत। अर्थात राजनीतिक प्रश्नों का सही तरीके से सोचने समझने के लिए जो प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जो प्रशिक्षण दिया जाता है, वो प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाता है? एक राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा। तो हम इनके बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। फिर आगे देखते हैं इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है। इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं कि राजनीति क्या है और राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में इसका अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अतः इस अध्याय में हम निम्न बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कौन कौन से बिंदु हमारे सिलेबस के अंतर्गत हमारे 4 महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले कि राजनीति क्या है। क्या है राजनीति? राजनीति क्या एक जनसेवा हो सकती है? राजनीति को हम कह सकते हैं कि राजनीति एक जनसेवा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि राजनीति है जो राजनीति के द्वारा जो राजनीति करने वाले होते हैं उन्हीं को राजनीति कहा जाता है। या राजनीति के बारे में हम ये भी कह सकते हैं राजनीति सर्वोच्च शक्ति होती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति राजनीति में उतरता है तो वो अपनी सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करता है, इसलिए राजनीति को हम सर्वोच्च शक्ति भी कह सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो पहला बिंदु है कि राजनीति क्या है। फिर हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिनके बारे में हम राजनीतिक सिद्धांत में पढ़े हैं। वैसे हमने पिछले कुछ बिंदुओं में हमने पढ़ा था कि राजनीतिक जो सिद्धांत है वो व्यक्ति के जीवन से अनुप्रमाणित होने वाले जो भी स्वतंत्रता, समानता और न्याय से संबंधित जितने भी मूल्य हैं उन सब मूल्यों का क्या करता है, ये आकलन करता है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना, कि राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में क्यों उतारना चाहिए, हमें राजनीतिक सिद्धांत को क्यों उतारना चाहिए व्यवहार में, उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ में राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, इतना ऐसा आवश्यक क्यों है कि हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ें, तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उनके बारे में हम देखेंगे। विषय में लोगों की राय या विचार क्या है उसके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीति क्या है, जिसमें है राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। राजनीति क्या है? राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है, क्योंकि राजनीति के अंतर्गत लोगों की या नागरिकों की क्या की जाती है, इसके अंतर्गत सेवा की जाती है। तो राजनीति को क्या बताया गया है? राजनीति को एक जनसेवा बताया गया है। इसी के अंतर्गत कहा गया, यानी इनके बारे में लोगों की राय है, ये लोगों के विचार हैं कि राजनीति क्या हो सकती है। तो लोग क्या कहते हैं, सभी को ये कहते हैं कि राजनीति एक जनसेवा है। राजनीति के अंतर्गत क्या है, देखिए राजनीति द्वारा किए गए कार्यों को सही राजनीति कहते हैं, यानी राजनीति के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन्हीं कार्यों को क्या कहा गया है, राजनीति कहा गया है। तो ये भी कौन कह रहे हैं, नागरिकों की राय है, लोगों की सोच है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि राजनीति का जो संबंध है वो किनसे बताते हैं, घोटालों से, कि राजनीति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के घोटाले होते हैं। ठीक है, राजनीति अपने आप एक सही मायने में कार्य नहीं करती है, क्योंकि राजनीति में लोग क्या करते हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त हो जाते हैं और अपने स्वयं के स्वार्थ के बारे में ही सोचते हैं, और अपना स्वार्थ सिद्ध होते ही वो क्या हो जाते हैं, राजनीति से दूर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की बहुत सी क्या है, ऐसी सोच होती है। तो राजनीति के अंतर्गत ही लोग जैसे जैसे राजनीति से जुड़े होते हैं, लोग क्या करते हैं, राजनीति में ऐसे बहुत से घोटाले करते हैं। उदाहरण के लिए बताते हैं, जैसे 2G स्पेक्ट्रम हुआ था तो लोग उसमें आए और उसमें बहुत सा उन्होंने घोटाला कर लिया। इसी प्रकार से जैसे चारा घोटाला हुआ था, तो इस प्रकार के बहुत से ऐसे घोटाले हैं। तो ये सब घोटाले भी वो भी किस में होते हैं, ये घोटाले भी ऐसे राजनीति में होते हैं। तो ये लोगों की क्या है, विभिन्न सोचें हैं राजनीति की। इसके साथ साथ में वो क्या कहते हैं लोग कि राजनीति को गलत नजर से देखते हैं, यानी बहुत से लोग, कुछ लोग ऐसे भी जो राजनीति को बहुत ही गलत नजर से देखते हैं और कहते हैं कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है। ये कहते हैं मुझे राजनीति में रुचि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं राजनीति से दूर रहना चाहता हूँ, मैं राजनीति से दूर रहना चाहता हूँ कि राजनीति क्या है, अपने आप में गंदी है। क्योंकि राजनीति में ऐसे बहुत से घोटाले होते हैं। राजनीति में जो व्यक्ति राजनीति में पढ़ता है तो उसमें कई प्रकार के भ्रष्टाचारों से व्यक्ति क्या हो जाता है, लिप्त हो जाता है, और मैं इन सबसे बचना चाहता हूं। तो ये भी क्या है, लोगों की प्रमुख सोच है, अच्छी सोच है ये भी। इसके साथ साथ में हम कह सकते हैं कि साधारण लोगों के साथ लाभान्वित तो होने वाले विभिन्न राजनीतिक दल भी राजनीति को क्या करते हैं, आपस में सोचते हैं। यानी साधारण लोगों के साथ साथ में जो लाभान्वित होने वाले जो लोग होते हैं
वो भी क्या करते हैं, राजनीतिक दलों को आपस में राजनीति के माध्यम से उसको कोसते हैं कि वो भी क्या है, गलत है। कि जो व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति, जैसे व्यक्ति क्या है, स्वार्थी है, अगर व्यक्ति का अपना स्वार्थ सिद्ध होता है तो वो उसको सही बताते हैं। जब व्यक्ति का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, उसको लाभ, जब व्यक्ति स्वयं लाभान्वित नहीं होता है तो फिर वो क्या करता है, राजनीति को कोसता है कि यार अच्छा इस प्रपंच में हमें पढ़े, ये तो एक तरह से क्या है, गलत है, अगर मैं इसमें नहीं आता तो मुझे इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई मामले या मैं इस प्रकार की किसी लाभान्वित होने की बात नहीं करता। तो ऐसे लोगों की क्या है, बहुत सी सोचें होती है। इसके साथ साथ में इसी प्रकार से हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं, तो महात्मा गांधी जी ने भी राजनीति के बारे में कहा था। उन्होंने एक टिप्पणी की थी और वो टिप्पणी क्या है उनकी, देखिए महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। राजनीति ने हमें किसकी तरह, सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवा अन्य कोई रास्ता नहीं है। जैसे जैसे व्यक्ति अगर एक बार राजनीति में चला जाता है तो राजनीति जिस प्रकार से सांप कुंडली मार के बैठा रहता है, वैसे ही राजनीति भी उस व्यक्ति को चारों तरफ से क्या कर लेती है, उसको जगह लेती है, उसको राजनीति से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता। अतः वो ऐसे बहुत से प्रतिबंधों में पड़ जाता है। तो ये कहा था किसने, महात्मा गांधी ने, कि हमें सांप की कुंडली की राजनीति ने किसकी तरह, हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इसे जूझने के सिवाय अब हमारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है। इसी के साथ साथ में उन्होंने कहा कि राजनीतिक संगठन और सामूहिक जो निर्णय है कि किसी भी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। इसमें और भी कहा गया है कि राजनीतिक संगठन के बिना और सामूहिक निर्णय के किसी भी ढांचे के बगैर कोई भी जो समाज है वो क्या नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए समाज को जिंदा रहने के लिए, समाज को जीवित रहने के लिए, समाज को आगे बढ़ने के लिए, समाज को अपना विकास करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, राजनीति की आवश्यकता पड़ेगी। इसी के लिए साथ साथ में और कहा गया कि सरकारें कैसे बनती हैं और ये कैसे कार्य करती हैं, ये राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं कि सरकार कैसे बनती है, किस प्रकार से कार्य करती है, ये सब इसमें आती है। फिर इसके साथ साथ में लेकिन राजनीति सरकार के कार्यकलाप तक ही सीमित नहीं होती, लेकिन सरकार लेकिन राजनीति वो कहां तक सीमित नहीं होती, सरकार के कार्यकलाप तक ही सीमित नहीं होती है, वह कहां तक सीमित होती है। देखिए सरकार राजनीति होती है वो आर्थिक क्षेत्र में भी क्या करती है, अपना योगदान देती है। इसके साथ साथ में विदेश नीति या शिक्षा नीति को भी ये क्या करती है, राजनीति निर्धारित करती है। तो राजनीति के अंतर्गत हम आर्थिक नीति, विदेश नीति, शिक्षा नीति सबके बारे में भी हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और इसी के साथ साथ में जैसे सरकार की कार्यवाही का असर किस पर पड़ता है, सरकार की कार्यवाही क्या है, इसका असर पड़ता है लोगों की दिलचस्पी क्या है, इसका असर पड़ता है संस्थाएं कैसे बनाते हैं, ठीक है, मांगे किस प्रकार से जोड़ी जाती हैं, प्रचार प्रसार कैसे किए जाते हैं, बातचीत क्या होती है, लक्ष्यों का आकार क्या होता है, ठीक है, इससे असहमति भी प्रकट होती है और इसके साथ साथ में राजनीति के अंतर्गत बहुत से विरोध भी प्रकट होते हैं। तो इन सब के बारे में हमने यहाँ राजनीतिक सिद्धांत के परिचय पढ़ा और राजनीतिक सिद्धांत क्या है उसके बारे में हमने देखा। अब हम इनके कुछ एक छोटा सा निष्कर्ष हम देखते हैं कि इसका निष्कर्ष है क्या। तो निष्कर्ष यह है कि राजनीति का जो जन्म है, राजनीति का जो जन्म है वो इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित है और क्या वांछनीय और क्या नहीं है। अतः इसके दो स्तर बताए गए हैं और इसको भी कितने स्तरों में बांटा गया है, दो स्तरों में बांटा गया। इसका जो पहला स्तर है वो क्या है कि सरकारों के जो कार्य और इन कार्यों को जनता से जुड़ा होना इसमें क्या होता है, शामिल होता है। दूसरा इसका जो स्तर बताया गया वो बताया गया कि जनता का जो संघर्ष और उसके जो निर्णय है, जनता का संघर्ष और उसके जो निर्णय है वो लेने का आपस में संघर्ष का इसमें क्या पड़ता है, एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो यह है राजनीति क्या है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, हम देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।